बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे ये आपका जो है पेड सेशन है, ठीक है। एमडी कैट 2025 का, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। हम सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो आज जो है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम आपको जो है स्टैटिक चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, चार्ज की, स्टैटिक चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बाद कूलम्ब लॉ पे चलेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई इस सेशन में, तो बेटे आप लोग करवा लें ताकि टाइमली आपके पास लेक्चर का एक्सेस और साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ का एक्सेस मिल सके, ताकि आप डेली का डेली अपने लेक्चर को मेमोराइज़ करके उसके बाद उसको अप्लाई कर सकें, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे वीकली टेस्ट भी होंगे, मंथली भी होंगे, क्वार्टर भी होंगे और मॉक भी होंगे। ये पूरा एक्सेस आपको जस्ट 9000 में मिल रहा है, जस्ट 9000 में पर सब्जेक्ट, ठीक है। जबकि अगर आप कहीं टेस्ट सेशन के लिए करेंगे तो वो आपसे 4000 से कम तो मांगेंगे ही नहीं, जबकि आपको यहाँ पे लेक्चर भी मिल रहे हैं, सारे टेस्ट भी मिल रहे हैं। मतलब अगर आपने इस सेशन को ज्वाइन कर लिया तो फिर किसी और सेशन को ज्वाइन करने की नीड है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, कि चार्ज जो है एट रेस्ट पे होगा। तो इस चैप्टर में हम इसके नाम से ही जाहिर है कि इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट, कि हम ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे जो किस में होगा, रेस्ट पे। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, अगर ये चार्ज है और रेस्ट पर है तो कौन सी एनर्जी होगी, तो इसके अंदर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक स्टोर की फॉर्म में होती है ना, ये एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही होगी ना, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट है। तो मैंने आपको बताया भी था कि रेस्ट में अगर चीज़ होगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब उसका फार्मूला आपको पता होगा कि यू के क्यू ई अपॉन आर, जो यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि अगर ये चार्ज है, ठीक है, और ये क्या इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना इस सर्कल में घूम रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ना हर पॉइंट पे, जो रेडियस होगा वो सेम होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये अभी आगे आपको मैं बताऊंगी तो आप समझेंगे। तो यहाँ पर रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, रेडियस चेंज नहीं होता। और इस वजह से ये कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि खुद सोचे अगर रेडियस कम होता जाता है या ज़्यादा होता जाता फिर तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ती और कम होती जाती ना, तो स्टोर की फॉर्म में है ये। तो इस पर इतना ध्यान नहीं दे, ये मेन चीज़ थी कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है। जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब ये एट रेस्ट होगा तो और कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये स्टोर फॉर्म में होती है। अच्छा, उसके अलावा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी, जो चार्ज है ना ये एक प्रॉपर्टी है, और ये हमेशा एसोसिएटेड होती है किसके साथ, मैटर के साथ, मीन मास के साथ ही मास होगा तो उस पर चार्ज होगा। चार्ज अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा एसोसिएटेड होती है किसके साथ, मैटर के साथ, ठीक है। अगर आप ये कहें कि वहाँ पे मैटर नहीं है तो वहाँ पे चार्ज भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे मैटर है और आप ये कहते हैं कि वहाँ पे चार्ज नहीं है तो आप गलत है, क्योंकि जहाँ पे मैटर होगा उसके साथ क्या होगा, चार्ज भी एसोसिएटेड होगा, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो जाहिर सी बात है जब चार्ज उसके साथ होगा तो वो जो चार्ज है वो अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। अब आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब चार्ज जो है ना, अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में आप पढ़ रहे कि चार्ज रेस्ट पर है, तो आप बताएं कि इसमें कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक होगी या मैग्नेटिक होगी। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक होगी ना, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पे है, इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन अगर यही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो फिर इसके अंदर कौन सी फील्ड आ जाएगी, इसके अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। जब चार्ज मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आ जाता है, और जब वो रेस्ट में होता है फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट आपको पता होना चाहिए इसका
कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है। तो इसका MKS में अगर हम देखें तो कूलम होता है, और कूलम आपको पता है कि किसके बराबर होता है, एम्पेयर सेकंड के। ये सारी बेसिक चीज़ें जो ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी सबसे पहले तो नेचर इसकी एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बच्चे इसका रट्टा लगाते हैं, तो बेटे रट्टा लगाने की क्या ही ज़रूरत, आपको नहीं पता कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप मैं आपको बताती हूँ, एडिटिव इन नेचर है ना ये। मतलब अगर मैं आपको दूँ कि नेट चार्ज निकालो, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है 1 माइक्रोकूलम। तो आप जब उसको माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइक्रोकूलम, इस तरह से 20 और 5 माइक्रोकूलम अगर मैं आपको दे दूँ, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो आप दोनों को प्लस कर देंगे। अब इसमें एक मैंने नेगेटिव चार्ज दिया था, एक पॉजिटिव दिया था, तो आपने नेट चार्ज क्या निकाला, 1 माइक्रोकूलम। तो ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये एडिटिव इन नेचर है ना। अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें कि भाई हाँ, अगर हम चार्जेस को नेट चार्ज जैसे हम निकालते हैं, ठीक है, कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज दिए, एक नेगेटिव चार्ज दिए, तो उसका नेट हम निकाल लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके। तो इसका मतलब कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, उसमें तो वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें। यह आपको पता होता है कि एडिटिव इन नेचर है, लेकिन जहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप फंस जाते हैं, तो बेटे फंसने की क्या ज़रूरत। इस तरह से अभी मैंने आपको याद करवाया है कि अगर ये एडिटिव इन नेचर है तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। अब है इसका दूसरा जो पॉइंट है, वो चार्ज इज ट्रांसफरेबल लाइक कॉन्टैक्ट में। आपने स्कूल टाइम में किया होगा कि हम एक पेपर और स्केल लेते थे और उसको जो है ना रगड़ते थे, और फिर जब देखते थे तो वो जो पेपर था वो स्केल, जब हम स्केल को ऊपर लेके जाते थे, वो पेपर उसके साथ चिपक के ऊपर आता था। तो हम कहते थे कि क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र हो गए हैं, और इस वजह से अभी इसमें क्या पैदा हो गई है, अट्रैक्शन पैदा हो गई है। इस वजह से जो पेपर है वो क्या हो गया है, इस स्केल के साथ चिपक के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज जो है ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, और वो कब ट्रांसफ़र होंगे, जब उनके दरमियान क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैं स्केल की मैंने एग्जांपल दी थी। ठीक है, चार्ज इज़ नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बट इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, और जब कांटेक्ट में आएगा तभी तो ट्रांसफ़र होगा ना, जाहिर सी बात है, आपने किया भी है। अभी जो मैंने आपको बताया है स्केल वाला ना, जो हम करते रहते थे बचपन में। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास कि चार्ज इज़ कंजर्व। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि बेटे चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है, ना ही आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व इन नेचर है। जिस तरह से आपने यूरेनियम का देखा था कि यूरेनियम का 92 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 235। ठीक है, जब आपने इसको जब बम्बार्टमेंट जो हमने यूरेनियम की थी, तो फिर इससे अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हुए थे। ठीक है, जब अल्फ़ा तो यूरेनियम का मास जो पहले मास था 235, वो 231 हो गया, और एटॉमिक नंबर 92 था तो 90 हो गया, और उसके साथ अल्फ़ा पार्टिकल जो रिलीज हुए हैं उसका एटॉमिक नंबर 2 और 4। तो अब आप देखें कि चार्ज क्या है, कंजर्व है। यहाँ पे क्या है, 92, यहाँ पे 90 + 2 कितना हुआ, 92 ही हो गया, एटॉमिक नंबर सेम ही है। ठीक है, और फिर देखिए 235, 231 और 4, 235। इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व ही रह रहा है। ठीक है, तो चार्ज कंजर्व इन नेचर है। इस एग्जाम्पल से भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है कि चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। मतलब चार्ज जो है ना वो डिपेंड नहीं करता स्पीड पर, वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। अब जिस मास जो है ना वो डिपेंड करता है स्पीड पे, लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कहते हैं कि जो है ना एक मास है और वो लाइट ऑफ स्पीड, बिल्कुल लाइट ऑफ स्पीड कि सेमली जो है ना वो मूव कर रहा है, तो उसके मास में इफेक्ट आएगा, हम नॉट से शो करेंगे, और v² + c² इसकी वेलोसिटी को शो करेगा। ठीक है, तो मास तो डिपेंडेंट है, लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट है। जिस तरह से अगर वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, तो चार्ज सेम ही रहेगा, जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कोई चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। चार्ज का स्पीड पे कोई लेना देना नहीं है, मास का लेना देना होता है, लेकिन चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका हमने फार्मूला भी देखा था, Q = NE। ठीक है, चार्ज ये चार्ज है Q, और ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन है, इंटीग्रल मल्टीपल हम किससे शो करते हैं, N से। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको इस तरह से याद रखना है। अब इन टर्म्स ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन ही हमने ये देखे फार्मूला लिख दिया, और मैंने आपको बता भी दिया।
और दूसरा ये है कि आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। इस तरह से 1 कूलम किसके बराबर होता है, आप क्या करेंगे 1 / 1.6 × 10⁻⁹ करेंगे तो आपके पास 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आपको ये फिंगर टिप्स पे भी पता होनी चाहिए 1 कूलम किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, और आपको ये भी पता होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 × 10⁻31 kg। तो ये 3 वैल्यूज तो आपको पता ही होगी। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटे 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर आप जिस तरह से मुझे बता रहे हैं कि इतने केजी में 1 इलेक्ट्रॉन इतने केजी के बराबर होता है, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे आप, ये 9.11 × 10⁻31 डिवाइड में आ जाएगा और ये 1 केजी के बराबर है, ये 1 केजी के बराबर है ना। अब आपको 1 ग्राम में लाना है, तो 1 ग्राम में आप क्या करेंगे, जब आप केजी से ग्राम में आते हैं तो क्या करते हैं, ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आप करते आए हैं। आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1000 से, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 से तक क्या हो जाएगा 34 बन जाएगा, क्योंकि 1 - 31 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 बन जाएगा, और 1 / 9.11 को डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी 1 ग्राम में आ जाएगी, ठीक है। तो आप खुद कीजिएगा, ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से MCQs आते हैं और आपको घुमाया जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो मैंने ये इंटीग्रल मल्टीपल का आपको कहा था, इसका एक MCQs कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि विच वन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो चार्ज होता है ना, वो बराबर हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन की, या बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता। तो अब आप देखें 1.6 × 10⁻18, ठीक है, मतलब ये -19 से बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल है। मैंने अभी आपको बताया कि बड़ा हो सकता है चार्ज इलेक्ट्रॉन से। फिर ये तो ठीक है, बराबर भी हो सकता है, ये भी बड़ा है। अब ये क्या है -20, मतलब ये क्या है, चार्ज छोटा है इलेक्ट्रॉन से, तो ये पॉसिबल नहीं है वाली कंडीशन, तो ये गलत है आंसर। देखिए कितने बेसिक MCQs है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 kg है, फिर उसके बाद उसको अरेंज करना आना चाहिए अगर आप ग्राम में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से करेंगे बता दिया मैंने, ठीक है। ये वाला MCQ देखिए कितनी बेसिक है, उसी में आप फंस जाते हैं क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो कि बिल्कुल इन्वायरमेंट से क्या होता है, आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। जब अब वो आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, लाइक वो ना ही चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ना ही वो दूसरी चीज़ में कॉन्टैक्ट हो रहा है उसका, तो उसमें चार्ज क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा ना, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें अप्लाई होगा। अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिस तरह हमसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम देखा था, ठीक है, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रह रहा था। इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, इसमें चार्ज कंजर्व रह रहा होगा, ठीक है। चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपको पता ही है। मैग्नेटिक फील्ड कब करेगा, जब चार्ज मोशन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो रेस्ट की कंडीशन में होगा, ठीक है। चार्ज ऑल्सो रिसाइड ऑन द सरफेस, और जो मेन ये है कि कोई भी मास हो तो जो चार्ज होगा ना वो उसके सरफेस पे होगा, ये बात याद रखना। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन दी सरफेस। तो एक स्टूडेंट यही कह रहा था कि मैम क्यों होता है, तो बेटे ये तो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट दूँ, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक MCQs कर लेते हैं कि इफ़ द रेडियस ऑफ होलो एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर आर सेम, कि एक होलो स्फीयर है, एक सॉलिड है, और दोनों का रेडियस क्या है, रेडियस सेम है, ठीक है। विच वन कैन होल्ड ग्रेटर, अब वो कह रहे हैं कि कौन सा वो है स्पेयर है जो कि ग्रेटर चार्ज को होल्ड करेगा। तो खुद सोचिए, रेडियस सेम है, तो अगर रेडियस सेम होगा, ठीक है, और पाई की वैल्यू रख दें और रेडियस को स्क्वायर कर दे और मल्टीप्लाई कर दे, तो एरिया भी क्या आएगा, सेम। बस इसमें ये देखें कि अगर रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सेम चार्ज को होल्ड करेंगे, भले एक होलो एक सॉलिड हो, लेकिन अगर रेडियस सेम है तो क्या है कि एरिया भी सेम है और सेम चार्ज को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब आपको समझ आ गई कि सिर्फ प्रॉपर्टीज़ से आपके कितने सारे MCQs आ सकते हैं, और बेसिक MCQs, और इसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ को रट्टा लगाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज समझते नहीं हैं, और फिर वो जो है ना वहाँ पे क्या कहते हैं कि गलती कर देते हैं, और लोग कितने भंड मार देते हैं। तो सेम वही है। अच्छा, तो बेटे ये आपको एक इंट्रोडक्टरी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, और ये आपका जो लेक्चर एक्सेस जो ईमेल के थ्रू आपको या जो वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन ये वाला लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी
डाल दूँगी, ताकि वो स्टूडेंट जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, तो वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब इसके जो टॉपिक वाइज MCQs है वो मैं वेबसाइट पे डाल दूँगी, तो आप बच्चे वो सब कर लीजिएगा। हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट की बात हो रही है, बाकी ये इंट्रोडक्शन लेक्चर आप सब देख लीजिएगा यूट्यूब वाले भी, ताकि वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सके। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे इसी प्रॉपर्टीज़ को लेके, कुछ बेसिक चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने अपलोड किया है। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। और बेटे, अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है तो मंडे तक रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक है। और मैंने पर सब्जेक्ट चार्जेस बता दी हैं, 9000 है, जो कि कुछ भी नहीं है। और बाकी सारी डिटेल आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया था 03312146712, ठीक है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सारी डिटेल आप इस एडमिन से ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।